अनवांटेड अननेसेसरी हेयर आपके फेस पे, चिन पे, बॉडी पे, कहीं पे भी हैं तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपने उसको रिमूव करना है लेज़र के साथ। लेज़र जो होती है ना वो आपके बालों को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देगी, और अगर आपको कोई हार्मोनल डिजीज़ नहीं है तो ख़त्म भी हो जाएंगे। कुछ सालों के बाद दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन फिर मेंटेनेंस कराने के लिए दोबारा लेज़र करा लें। मगर लेज़र आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप कर लें शेव। जो शेव है वो आपने कभी ड्राई शेव नहीं करनी, हमेशा स्किन को गीला करके कोई बॉडी वॉश या जेल के साथ शेव करनी है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ हेयर में शेव करनी है। ये देखें आपके जो है बॉडी रेजर्स हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है अगर कोई कहता है कि शेविंग से आपका बाल खुरदरा या मोटा हो जाता है या उसकी क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये कि जो शेव है ना वो जड़ से बाल नहीं निकालता, बल्कि सिर्फ सेंटर से बाल का जो है ना शाफ्ट स्टेम उसको काटता है। तो आपको वो काला जब नज़र आएगा तो लगेगा कि जैसे बहुत थिक या कोर्स या गहरा हो गया बाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कम नहीं करेगा, लेकिन जो पहले जैसा था बाल वैसे ही रहेंगे। आपने ब्लंट जो रेज़र है उसको इस्तेमाल नहीं करना। कहने का मतलब है 4-5 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो इसको फेंक दें। और फेस पे जो है आपने इस तरह के आजकल फेस के रेज़र निकले हुए हैं, आप फेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं उनको कभी ब्लीच नहीं करना, आपने कभी अमोनिया नहीं लगानी, और वहाँ पे तो लेज़र भी नहीं होगी। तो आपने इस तरह से उसकी डायरेक्शन में बालों को जो पीच फस जैसे कहते हैं इस तरह के रेज़र इस्तेमाल करने हैं। आप थ्रेडिंग कर सकते हैं, आपको पता है थ्रेड से आप आईब्रोज, यहाँ पे अपर लिप, कहीं भी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको खींचना नहीं है कि स्किन को इस तरह खींचें आप। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि ज़्यादा थ्रेड ना करें, क्योंकि जितनी वाइल्ड और जितनी मोटी आईब्रोज होंगी एज के साथ उन्होंने कम होना है, आप उतने ही यंग लगते हैं। थोड़ा मोटा रखें अपने आईब्रोज को। आप ट्विज़र्स मोचने से यूँ करके प्लक भी कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि अपनी स्किन को इस तरह आपने मोचने के अंदर नहीं फंसा देना, स्किन को डैमेज नहीं करना। वैक्सिंग आप कर सकते हैं। वैक्सिंग जो है अगर आपने नया कोई प्रोसीजर कराया है, स्किन सेंसिटिव है आपकी, या आपने भी एक्सफोलिएटिंग एसिड्स इस्तेमाल किए हैं या ट्रेटनॉइन, तो 1 हफ्ता वेट करें, उसके ऊपर आपने वैक्सिंग नहीं करनी। हॉट वैक्स करें, टेम्परेचर उसका मुनासिब होना चाहिए। कोल्ड वैक्स मत करें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है उसके साथ आपकी जिल्द भी उतर जाएगी अगर आप उसको इतना ज़ोर के साथ खींचेंगे। तो आप वैक्सिंग करें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। इलेक्ट्रोलिसिस जो एक पल्स डाल के आपके हेयर के फॉलिकल को जाके डैमेज करता है, हेयर फॉलिकल को भी डैमेज करता है और स्किन को भी डैमेज करता है। तो देसी लोगों को चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस मत करवाएं। आप उसके बाद क्रीमी और लोशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट एरियाज़ में आपको इरिटेशन हो सकती है, वहाँ पे आपको एलर्जी हो सकती है, आपकी रेड एंड इन्फ्लेम्ड हो सकती है, क्योंकि जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, ये जितने लोशंस वगैरह होते हैं, क्रीमें जो बालों को साफ़ करने के लिए होती हैं और उसमें फ्रेगरेंस भी होती है। तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ अपने बच्चों को मत दें, खुद भी ना इस्तेमाल करें। अलबत्ता प्राइवेट एरियाज़ और आर्मपिट्स के लिए इस तरह से आप ये क्लिपर जो आदमी अपनी ग्रूमिंग अपनी बियर्ड की ग्रूमिंग के लिए होता है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमेशा ड्राई बालों पे इस्तेमाल करना है आपने। ये बहुत स्किन के पास बाल को साफ़ कर देगा, इरिटेट भी नहीं करेगा, स्किन को डैमेज भी नहीं करेगा। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि कहीं अपनी स्किन को कट मत दे दें। कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को साफ़ करने का। उसके बाद हल्का सा एलोवेरा या जेल, म्यूसिन जेल, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें ताकि आपकी स्किन को रेस्ट मिले और आपका स्किन बैरियर हेल्दी रहे। आपने जब बाल साफ़ कर लिए तो अपने डॉक्टर को इन 2 क्रीमों में से कह सकते हैं कि कोई क्रीम आपको प्रिस्क्राइब कर दे, क्योंकि ये क्रीम लगाने से काफ़ी अर्से तक आप लगाते रहेंगे, कई महीनों तक, तो बालों की जो क्वांटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता मकदार कम हो जाएगी। ये स्ट्रगल है, सारी उम्र हमारी दादी नानी इस तरह बाल मोचने के साथ उतारते रहे हैं। हमारी रेस है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम कोई ब्लॉन्ड नहीं है और हम लोगों के बाल होते हैं अननेसेसरी जगहों पे। सबसे बेस्ट ये है कि अगर पैसे हैं आपके पास, अफोर्ड कर सकते हैं तो लेज़र करवा लें।